नमस्कार, मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था मटेरियल कंट्रोल। मटेरियल कंट्रोल के बारे में हमने कुछ स्तरों के बारे में पढ़ा था। पहला स्तर था रीऑर्डर लेवल, जिसको कहते हैं पुनः आदेश स्तर। दूसरा मैक्सिमम स्टॉक लेवल, अधिकतम स्टॉक स्तर। तीसरा था मिनिमम स्टॉक लेवल, न्यूनतम स्टॉक स्तर। चौथा एवरेज स्टॉक लेवल, औसत स्टॉक स्तर। इसके अलावा हमने पुनः आदेश मात्रा या जिसको आर्थिक आदेश मात्रा कहते हैं, इसके बारे में भी जाना था, समझा था। आर्थिक आदेश मात्रा, यह आर्थिक आदेश मात्रा ऑर्डर की वह मात्रा है जिसके लिए ऑर्डर किया जाता है। माल परचेज करने के लिए ऑर्डर, इसी मात्रा का ऑर्डर किया जाता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ये ऐसी आदेश की मात्रा होती है जिस पर परिवहन लागतें तथा भंडारण लागतें दोनों न्यूनतम होती हैं। आज इसके संबंधित हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके देखेंगे। आर्थिक आदेश मात्रा से संबंधित एक क्वेश्चन हल करके देखते हैं। उपभोग की इकाइयां हैं किसी सामग्री की, उपभोग इकाइयां हैं 10,000 प्रतिवर्ष। प्रति इकाई लागत है, प्रति इकाई लागत 20 रुपए। प्रति आदेश लागत, एक ऑर्डर देने की लागत है 50 रुपए। वार्षिक ब्याज दर है 5% और प्रति इकाई भंडारण लागत है, प्रति इकाई भंडारण लागत है 15%। उपभोग की इकाइयां हैं 10,000 इकाइयां प्रतिवर्ष। आर्थिक आदेश मात्रा का सूत्र होता है 2CO अपॉन UI का अंडर रूट। C से हमारा मतलब है एनुअल कंजम्पशन, O से है कॉस्ट पर ऑर्डर, U से है कॉस्ट पर यूनिट, I से है इन्वेंट्री कैरी कॉस्ट। वार्षिक उपभोग कितना होता है? सी का मतलब कॉस्ट पर ऑर्डर,
एक ऑर्डर देने पर कितनी लागत आती है, एक ऑर्डर को प्रोसेस करने में और उस ऑर्डर को मंगवाने में, आपूर्तिकर्ता से कारखाने तक आने में उसकी परिवहन लागतें और ऑर्डर को प्रोसेस करने की जो लागतें हैं वो कॉस्ट पर ऑर्डर के अंतर्गत आती है। कॉस्ट पर यूनिट, एक इकाई को खरीदने की लागत। इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट, इन्वेंट्री को कैरी करने की, भंडारण करने की, भंडार गृह में रखने की जो लागत आती है वो इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट आती है। माल का भंडारण किया जाता है स्टोर्स में, भंडार गृह में, वहां पे उस माल से संबंधित पूंजी पर ब्याज भी लगता है, उस माल को जो संग्रहण करने के खर्चे, देख रेख के खर्चे और उस जो वहां पे जो सामग्री पड़ी है उसके इंश्योरेंस के खर्चे, ये सारे मिलाकर इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट में आते हैं। तो इसमें इस फॉर्मूले के अनुसार हम यहां पे रख देंगे 2C जो एनुअल कंजम्पशन है, यहां पे है 10,000 इकाइयां। O कॉस्ट पर ऑर्डर, प्रति आदेश लागत है 50 रुपए, एक ऑर्डर देने की लागत है 50 रुपए। U से हमारा तात्पर्य है प्रति इकाई लागत, प्रति इकाई लागत यहां पे 20 रुपए है और इस प्रति इकाई, एक इकाई के लिए भंडारण जो लागत है वो पूंजी पर ब्याज की दर है 5% और भंडारण लागत जो इंश्योरेंस के और के रख रखाव के खर्चे वो है 15%, यानी कुल मिलाकर 20% हमारी भंडारण की लागत आती है एक इकाई के पीछे। तो 5% प्लस 15%, इसको सॉल्व कर लेंगे। यहां पे इसको सॉल्व करने के बाद आ रहा है 10 लाख अपॉन 20 का 20% आ रहा है 4। 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो आ रहा है 2.5 लाख और 2.5 लाख का अंडर रूट निकालेंगे तो आएगा 500 यूनिट्स। तो यहां पे 500 यूनिट्स या 500 इकाइयां हमारी आर्थिक आदेश मात्रा है। प्रत्येक ऑर्डर में जब भी माल मंगवाना हो 500 इकाइयों का ऑर्डर किया जाना चाहिए, जो आदेश दिया जाएगा वो 500 इकाइयों का दिया जाएगा। और अगर 10,000 इकाइयां प्रतिवर्ष काम में आती है और 500 इकाइयों का एक ऑर्डर दिया जाता है तो साल के अंदर ऐसे 20 ऑर्डर दिए जाएंगे, 20 आदेश प्रतिवर्ष दिए जाएंगे 500 इकाइयों में। आर्थिक आदेश मात्रा से संबंधित एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। वार्षिक उपभोग है 800 यूनिट्स, 800 इकाइयां प्रतिवर्ष। प्रति इकाई लागत है 30 रुपए, प्रति आदेश लागत है 100 रुपए और जो ब्याज है, वार्षिक ब्याज है वो है 10% और प्रति इकाई भंडारण लागत जो कि किराया और बीमा के रूप में है, किराया एवं बीमा। माल को जिस स्थान पर, सामग्री को जिस स्थान पर रखा गया है उस स्थान का किराया और सामग्री का बीमा, उसके खर्चे जो हैं वो है 1 रुपया, 1 रुपया प्रति इकाई। फॉर्मूला वही रहेगा। एनुअल कंजम्पशन है 800 इकाइयां, 2 × 800 इंटू प्रति आदेश लागत है 100 रुपए, एक ऑर्डर देने की जो कॉस्ट है वो है 100 रुपए और प्रति इकाई लागत यू हमारा है 30 और जो इस पर ब्याज की दर है
वो है 10% प्लस 1 रुपया लगता है भंडारण लागत का, जो कि किराया और बीमा का है। तो यहां पे 1 रुपया ऐड कर देंगे। इसको हल करने पर यह आता है 1,60,000 और 30 का 10% 3 रुपया प्लस 1 4 रुपया यहां पे आता है। 40,000 का अंडर रूट निकालेंगे तो आता है 200 इकाइयां। तो यहां पे 200 इकाइयां आर्थिक आदेश मात्रा है और वार्षिक जो कंजम्पशन है वो 800 इकाइयां प्रति वर्ष है। इसलिए 800 इकाइयों के लिए अगर प्रत्येक ऑर्डर में 200 इकाइयां मंगवाई जाए तो साल में आदेशों की संख्या 4 आदेश प्रति वर्ष दिए जाएंगे। इसी से संबंधित एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। ऑर्डरिंग कॉस्ट है, ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है आदेश की जो लागत है वो है 100 रुपए पर ऑर्डर। इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट है, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट जो आई है हमारा वो है 20% पर एनम वार्षिक। मिनिमम कॉस्ट पर क्यूब है, कॉस्ट पर यूनिट, एक इकाई खरीदने की लागत जो है वो है 520 रुपए। मिनिमम यूजेज या फिर मिनिमम कंजम्पशन बोल सकते हैं इसको। कल हमने बात करी थी कि प्रत्येक कारखाने के लिए 3 उपभोग दरें होती हैं, मिनिमम कंजम्पशन, मैक्सिमम कंजम्पशन और नॉर्मल कंजम्पशन। सामान्य परिस्थितियों में कारखाना अपनी नॉर्मल कैपेसिटी पे काम करता है और नॉर्मल कंजम्पशन ही होता है सामग्री का। यहां पे 50 यूनिट्स है मिनिमम कंजम्पशन, मैक्सिमम है 200 यूनिट्स और नॉर्मल जो कंजम्पशन है वो है 100 यूनिट्स। कल हमने ये भी बात करी थी कि सप्लायर से कारखाने तक या भंडारण विभाग तक माल आने के लिए टाइम लगता है, सप्लायर द्वारा कुछ समय लिया जाता है, तो इसको लीड टाइम कहते हैं। लीड टाइम टू सप्लाई, माल को सप्लायर के यहां से कारखाने तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है। तो यहां पे है 6 से 8 सप्ताह और ये जो है ये पर वीक है कंजम्पशन, पर वीक प्रति सप्ताह और टाइम लगता है 6 से 8, कम से कम 7 दिनों में पहुंच जाएगा और अधिक से अधिक अवधि 8 सप्ताह की लगती है। आर्थिक आदेश मात्रा ज्ञात करनी है, ईओक्यू। ईओक्यू का फॉर्मूला है 2CO/UI का अंडर रूट। यहां पे सी है एनुअल कंजम्पशन। अब एनुअल कंजम्पशन हमको ज्ञात करना पड़ेगा। हमने जैसे कि बात की थी कि कारखाना सामान्य परिस्थितियों में अपनी सामान्य क्षमता पर सामान्य उपभोग दर से कंजम्पशन करता है, उपभोग करता है सामग्री का। तो यहां पे ऐसा माना जाएगा कि 100 इकाइयां प्रति सप्ताह कारखाना काम में लेता है, उपभोग करता है और इसलिए यहां पे जो कंजम्पशन है सी है एनुअल कंजम्पशन इकाइयों का, वो हो जाएगा
अगर 100 इकाइयां प्रति सप्ताह है तो साल में 52 सप्ताह होते हैं, तो 5200 इकाइयों का कंजम्पशन साल भर में किया जाता होगा। तो सी हमारा आ जाएगा 5200। ओ कॉस्ट पर ऑर्डर, ऑर्डरिंग कॉस्ट 100 रुपए है एक ऑर्डर की लागत, और यहां पे यू हमारा होगा कॉस्ट पर यूनिट 520 रुपए, और जो इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट है वो है 20%। इसको अगर हल करते हैं, इसको हम हल करते हैं तो ये आ जाएगा 10,40,000 और 520 का 20% आता है 104, और इसको अगर आगे हल किया जाए तो ये होगा 10,000 का अंडर रूट, 10,000 का अंडर रूट आएगा 100। तो जो ईओक्यू है वो होगा 100 इकाइयां प्रति आदेश। एक ऑर्डर में 100 इकाइयों का ऑर्डर किया जाएगा, 100 इकाइयां मंगवाई जाएगी, जबकि हमारी वार्षिक आवश्यकता है 5200 इकाइयों की। इसका मतलब हुआ कि नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने होंगे साल भर में, एक साल में कितने ऑर्डर देने पड़ेंगे। अगर एक साल में 5200 इकाइयां चाहिए, 5200 इकाइयों का उपभोग होता है, और आप एक ऑर्डर में 100 इकाइयां ऑर्डर करते हो एक बार में, तो कुल मिलाकर साल में आप 52 ऑर्डर्स आदेश देने पड़ेंगे माल मंगवाने के। रीऑर्डर लेवल याद करना है, तो हमारा ईओक्यू है 100, इस क्वेश्चन में ईओक्यू है 100 यूनिट्स। अब ज्ञात करते हैं रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल ऐसा मात्रा का स्तर है, सामग्री का ऐसा स्तर है जहां पे पहुंचते ही माल खरीदने के लिए पुनः आदेश दे दिया जाता है। भंडारण विभाग द्वारा क्रय विभाग को सूचित किया जाता है कि माल की मात्रा कम हो रही है, रीऑर्डर लेवल पे आ गया है, तो कृपया आप और आदेश देकर माल मंगवाइए। तो फिर परचेज डिपार्टमेंट सप्लायर को ऑर्डर करता है और ईओक्यू ऑर्डर करता है, ईओक्यू की मात्रा का ऑर्डर करता है। तो वो यहाँ इस क्वेश्चन के अनुसार अगर आरओएल पे अगर सामग्री का स्तर पहुंच जाए रीऑर्डर लेवल पे, तो जो परचेज विभाग द्वारा जो आदेश की मात्रा होगी, जो ऑर्डर की क्वांटिटी होगी, वो 100 इकाइयां होगी। रीऑर्डर लेवल याद करने के लिए हम क्या करते हैं, मैक्सिमम कंजम्पशन रेट इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर लेवल याद करने के लिए, रीऑर्डर लेवल को शॉर्ट फॉर्म आरओएल, रीऑर्डर लेवल याद करने के लिए मैक्सिमम कंजम्पशन रेट इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। यहां पे मैक्सिमम कंजम्पशन रेट है 200 इकाइयां प्रति सप्ताह, और जो डिलीवरी में जो टाइम लगता है, सप्लाई में जो टाइम लगता है, मैक्सिमम है 8 सप्ताह, तो 1600 इकाइयां हमारा रीऑर्डर लेवल होगा। मैक्सिमम स्टॉक लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल के लिए हम देखते हैं रीऑर्डर लेवल। मैक्सिमम स्टॉक लेवल का मतलब है कि सामग्री का किसी भी दिन अधिकतम स्टॉक का स्तर कितना हो सकता है भंडारण विभाग में। तो रीऑर्डर लेवल माइनस मिनिमम कंजम्पशन रेट इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। रीऑर्डर पीरियड ऐसा समय है जो सप्लायर के द्वारा कारखाने तक सामग्री पहुंचने में टाइम लगता है। रीऑर्डर के लिए
पहुंचाने में जो पीरियड लगता है, जो समय लगता है, वो रीऑर्डर पीरियड कहलाता है, प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी। तो यहां पे रीऑर्डर लेवल जो है वो है 1600 इकाइयां, रीऑर्डर क्वांटिटी है जो EOQ है, इसको ROQ भी कहते हैं, रीऑर्डर क्वांटिटी या फिर EOQ एक ही बात है। रीऑर्डर क्वांटिटी है 100 इकाइयां, इसमें से माइनस हो जाएगा मिनिमम कंजम्पशन रेट। मिनिमम कंजम्पशन रेट है 50 इकाइयां प्रति सप्ताह, और जो मिनिमम रीऑर्डर पीरियड है 6 सप्ताह। तो ये आ जाएगा 1700 माइनस 300, 1400 जो है वो हमारा मैक्सिमम स्टॉक लेवल है। एवरेज स्टॉक लेवल की बात करते हैं, तो एवरेज स्टॉक लेवल के लिए कुछ नहीं करना, मैक्सिमम स्टॉक लेवल प्लस मिनिमम स्टॉक लेवल। ROL जो है रीऑर्डर लेवल है वो है 1600 इकाइयां, और जो मैक्सिमम स्टॉक लेवल जो हमने ज्ञात किया है वो है 1400 इकाइयां। अब हम ज्ञात करते हैं मिनिमम स्टॉक लेवल। मिनिमम स्टॉक लेवल, मिनिमम स्टॉक के लिए फॉर्मूला है ROL या फिर रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल कंजम्पशन रेट इनटू नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड। मिनिमम स्टॉक लेवल से हमारा मतलब ये है कि ये इस स्तर से कभी भी स्टोर्स डिपार्टमेंट में कभी भी सामग्री का स्तर इससे नीचे कभी नहीं जाना चाहिए। हमेशा कम से कम सामग्री का मिनिमम स्टॉक लेवल तो बना रहना चाहिए। तो रीऑर्डर लेवल में से अगर नॉर्मल कंजम्पशन हो रहा है और माल को आने में, सामग्री को आने में भी अगर नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड लगता है, तो जो स्टॉक बचेगा जब तक नया माल नहीं आ जाता स्टोर्स में, तो जो स्टॉक बचेगा वो मिनिमम स्टॉक लेवल कहलाता है। तो हमारा रीऑर्डर लेवल यहाँ पे है 1600 यूनिट्स का। उस दिन के बाद अगर नॉर्मल कंजम्पशन 100 इकाइयां प्रतिदिन होती रहे और नॉर्मल जो टाइम है, रीऑर्डर टाइम है, वो होगा 7 दिन। 6 न्यूनतम है, 8 अधिकतम है, तो जो सामान्य समय होगा वो 7 सप्ताह होगा। तो जब तक ROL के बाद ये ऑर्डर कर दिया जाए और उस दिन के बाद से नॉर्मल कंजम्पशन हो और 7 सप्ताहों के लिए नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड लगे, तो 700 इकाइयां उसमें से कम हो जाएंगी और जो स्टॉक बचेगा नया माल आने तक, जो मिनिमम स्टॉक बचेगा वो 900 इकाइयां होंगी। तो इस तरीके से हमने मिनिमम स्टॉक लेवल भी ज्ञात कर लिया, जो कि है 900 यूनिट्स। अब क्वेश्चन में एक चीज दी हुई है कि हमने ये पढ़ा था यहां पे कि जो हमारा एनुअल कंजम्पशन है, एक सप्ताह का कंजम्पशन होता है 100 इकाइयां। हम नॉर्मल कंजम्पशन मान के चलते हैं कि सामान्य उपभोग ही कारखाने द्वारा किया जाएगा। तो 100 इकाइयां अगर एक सप्ताह में कंजम्पशन हो रहा है, तो अगर हमारा एनुअल कंजम्पशन जो है, साल भर का जो उपभोग है, अगर 100 इकाइयां एक सप्ताह में हो रही है, तो साल में 52 सप्ताह होते हैं, तो 5200 इकाई हमारा एनुअल कंजम्पशन होगा। और एक बार में ऑर्डर किया जाता है 100 इकाइयों का, तो साल भर में हमको नंबर ऑफ ऑर्डर्स, साल भर में कितने आदेश देने पड़ेंगे। अगर 5200 इकाइयां साल भर में लगती है, चाहिए होती है, कंज्यूम होती हैं, और एक बार में 100 इकाइयों का ऑर्डर किया जाता है, जो कि आर्थिक आदेश मात्रा है, एक बार में अगर 100 इकाइयों का ऑर्डर किया जाता है, तो टोटल हमको 52 ऑर्डर्स 52 ऑर्डर्स साल भर में देने पड़ेंगे। अब सवाल में एक चीज ये है कि यदि
साल भर में 52 ऑर्डर देने पड़ते हैं। अब आपूर्तिकर्ता है जो सप्लायर है वो ये कहता है कि अगर साल भर में आप 4 ऑर्डर ही दें, बहुत कम मात्रा में माल मंगवाया जा रहा है, प्रत्येक ऑर्डर में 100 इकाइयां मंगवाई जा रही है और टोटल 52 ऑर्डर देने पड़ रहे हैं, तो आपूर्तिकर्ता ये कहता है कि अगर आप एक साथ बहुत सारा माल मंगवाएं, 100 इकाइयों की जगह अगर आप बहुत सारा माल मंगवाएं, वो ये कहता है कि अगर आप त्रैमासिक ऑर्डर दें, मतलब 3 महीनों से एक ऑर्डर दे दें, 52 ऑर्डर नहीं देके प्रति सप्ताह ऑर्डर नहीं करके आप त्रैमासिक ऑर्डर दें, यानी त्रैमासिक ऑर्डर का मतलब साल भर में 4 ऑर्डर हो। वो कहता है कि अगर आप 4 ऑर्डर दें यानी बड़ी मात्रा में माल खरीदें तो आपको 5 रुपए प्रति इकाई, जो कि कॉस्ट पर यूनिट है 520 रुपए आती है। जो 520 रुपए एक इकाई का जो लागत है, जो चार्ज किया जाता है, वो बोल रहा है कि 5 रुपए प्रति इकाई आपको छूट दे दी जाएगी। तो अब क्वेश्चन ये करता है, तो क्या हमको इसका ये जो प्रस्ताव है स्वीकार करना चाहिए? 520 की जगह अब वो 515 रुपए पे हमको इकाइयां बेचेगा, लेकिन कब? जबकि हम साल में केवल 4 ऑर्डर करें 52 ऑर्डर की जगह। तो क्या हमको ये प्रस्ताव स्वीकार करना चाहिए? इसके लिए हम देखते हैं कि अभी जो वर्तमान स्थिति है उसमें कुल लागत कितनी लग रही है, और जब ये प्रस्ताव स्वीकार कर लेंगे उसके बाद हमारी सामग्री की कुल लागत कितनी आएगी, हम इन दोनों लागतों की तुलना करेंगे। वर्तमान स्थिति के अनुसार सामग्री खरीदने की कुल लागत कितनी आती है, और इसका प्रस्ताव स्वीकार करने के बाद 5 रुपए डिस्काउंट पे उसकी चीज मिलेगी, तो इसका प्रस्ताव स्वीकार करने के बाद जो हमारी सामग्री खरीदने की कुल लागत कितनी आती है, इन दोनों लागतों की तुलना करेंगे, और जिस भी स्थिति में कम लागत आएगी वो स्थिति हमको कंटिन्यू रखनी है। देखते हैं कि वर्तमान स्थिति में क्या हो रहा है। हमारा EOQ है 100, ठीक। तो 3 जो चीजों की हमको टोटल करना पड़ेगा, 3 जो कॉस्ट है। देखिए टोटल कॉस्ट क्या है, अभी जो मटेरियल कॉस्ट क्या आ रही है, माल की जो कॉस्ट है वो है हमारी मटेरियल कॉस्ट आ रही है 5200 इकाइयां खरीदते हैं हम साल भर में, 100 इकाइयां प्रति सप्ताह कंज्यूम होती है, साल भर में 52 सप्ताह होते हैं, इसलिए पूरे साल में 5200 इकाइयां खरीदी जाती हैं, जो हमको वो देता है 520 रुपए प्रति इकाई के हिसाब से। तो अभी जो हमारी मटेरियल कॉस्ट आ रही है, मटेरियल खरीदने कॉस्ट आ रही है वर्तमान में, वो आ रही है 27,04,000 रुपए। ठीक है। इसके बाद माल खरीद लिया, माल मंगवा लिया, इसके बाद इसके ऑर्डर देने की लागत, हमको ये पूरा माल खरीदने में 5200 इकाइयां खरीदने में 52 ऑर्डर देने पड़ रहे हैं। अभी 100 इकाई एक ऑर्डर में हम 100 इकाई का ऑर्डर देते हैं, तो हमको 52 ऑर्डर देने पड़ रहे हैं। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या आ रही है साल भर की? 52 ऑर्डर्स देते हैं, 52 ऑर्डर्स देते हैं, और एक ऑर्डर की कॉस्ट है 100 रुपए। तो यहां पे पूरे साल भर में 5200 रुपए ऑर्डर पे लगते हैं। 3 लागतों का टोटल करना होगा, एक तो सामग्री की लागत, एक ऑर्डर की लागत, और तीसरा है भंडारण की लागत। इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट, देखिए ये जो इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट है, ये इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट को हम बोलते हैं कैरिंग कॉस्ट ऑफ एवरेज इन्वेंट्री। कैरिंग कॉस्ट का मतलब हो गया भंडारण लागत। भंडारण लागत में हो सकता है कि स्टोर्स जो है, जो गोदाम है, वो किराए पे ली हुई हो, तो किराए की लागत, फिर जो सामग्री वहां रखी हुई है उसका इंश्योरेंस करवाया गया है तो उसका बीमा, और फिर जो पूंजी उसमें लगी हुई है जो सामग्री में, उस पूंजी का ब्याज। तो भंडारण लागतों में 3 चीजें हो सकती हैं, किराया, बीमा और पूंजी पर ब्याज। तो जो भंडारण लागत है वो भंडारण लागत एवरेज इन्वेंट्री पर कितनी आती है, ये इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट का मतलब है कैरिंग कॉस्ट ऑफ एवरेज इन्वेंट्री। तो हमारे पास एवरेज इन्वेंट्री कितनी रहती है, हम एक बार में 100 इकाइयां मंगवाते हैं, 100 इकाइयों का ऑर्डर करते हैं, तो 100 इकाइयों का हम एक बार में ऑर्डर करते हैं, तो एवरेज इसको 2 से डिवाइड कर लेंगे, तो एक बार में हमारे पास एक साथ एवरेज इन्वेंट्री 50 इकाइयों की रहती है, और
जो कैरिंग कॉस्ट है वो कैरिंग कॉस्ट है हमारी 20% है कैरिंग कॉस्ट। एक इकाई के पीछे 20% का खर्चा आता है। ये है किराया, पूंजी पर ब्याज और बीमा का खर्चा एक इकाई का। तो 520 का 20% लेंगे हम, इसको हम गुणा कर लेंगे, 520 का 20% लेंगे, ये हमारी कैरिंग कॉस्ट है। जो कैरिंग कॉस्ट है, कैरिंग कॉस्ट हमारी आ रही है 520 का 20% यानी कि 104 रुपए आ रही है एक इकाई के पीछे। और हमारे पास एवरेज इन्वेंट्री रहती है 100 इकाइयां एक बार में मंगाते हैं तो 50 इकाइयां हमारे पास एवरेज इन्वेंट्री रहती है। तो कैरिंग कॉस्ट से 104 से 150 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आता है 5200। तो अभी वर्तमान में जब हम उसमें उसका प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर रहे, हम केवल 100 इकाइयां ईओक्यू हम हर बार ऑर्डर करते हैं और साल भर में 52 ऑर्डर किए जाते हैं, जो कि काफी कम मात्रा है 100 इकाइयां एक बार में ऑर्डर की। लेकिन इस स्थिति में जो वर्तमान स्थिति है, इसमें टोटल हमारा जो सामग्री खरीदने की लागत जो 27,04,000 रुपए है, 5200 रुपए हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट है और 5200 रुपए ही हमारी कैरिंग कॉस्ट है, भंडारण लागत है। तो इनका टोटल कर लेते हैं। तो टोटल आ रहा है 27,14,400। अब वर्तमान स्थिति में हमारी कुल लागत आती है 27,14,400। अब हम उसके प्रस्ताव के अनुसार हम गणना करके देखते हैं। अगर ईओक्यू सिस्टम फॉलो किया जाए तब हमारी लागत है 27,14,400 और अगर ईओक्यू सिस्टम फॉलो नहीं किया जाए तब क्या स्थिति आती है, तब टोटल कॉस्ट कितनी आती है वो देखते हैं। पहली स्थिति में हो रहा है इफ ईओक्यू सिस्टम इज फॉलोड, तो हमारी कॉस्ट आ रही है 27,14,400 अगर ईओक्यू सिस्टम फॉलो किया जाए। अब हम अगर ईओक्यू सिस्टम फॉलो नहीं करते हैं तब कितनी लागत आती है? तब जो सप्लायर है, आपूर्ति करता है, वो कह रहा है कि 5 रुपए प्रति इकाई डिस्काउंट दे दिया जाएगा अगर आप ज्यादा मात्रा का ऑर्डर करते हो, त्रैमासिक ऑर्डर करते हो। त्रैमासिक ऑर्डर का मतलब हुआ कि 3 महीने में एक बार ऑर्डर करना है तो टोटल ऑर्डर्स की संख्या होगी 4। तो वो कह रहा है कि 5 रुपए की छूट दे दूंगा इसमें। तो 5200 इकाइयां हमको चाहिए, उपभोग की जाएगी और 5 रुपए अगर डिस्काउंट दे दिया जाए तो 515 रुपए प्रति इकाई लागत आएगी। तो ये होगा 26,78,000 टोटल कॉस्ट आएगी। 5200 इकाइयों को 520 रुपए के हिसाब से जब हम खरीद रहे थे तो 27,04,000 हमारी मटेरियल की कॉस्ट आ रही थी। लेकिन जब 5 रुपए वो डिस्काउंट दे रहा है तो 515 के हिसाब से 26,78,000 हमारी मटेरियल कॉस्ट आ रही है। ऑर्डरिंग कॉस्ट देखते हैं। अब क्या होगा, त्रैमासिक ऑर्डर है तो अब साल में 4 ऑर्डर देने पड़ेंगे। प्रस्ताव क्या है? प्रस्ताव क्या है? अगर त्रैमासिक आदेश दिए जाते हैं तो आपूर्तिकर्ता 5 रुपए प्रति इकाई छूट देगा। यह प्रस्ताव है। अगर त्रैमासिक आदेश दिए जाते हैं तो आपूर्तिकर्ता 5 रुपए प्रति इकाई छूट देगा। तो 5 रुपए प्रति इकाई छूट दी 515 से मल्टीप्लाई किया तो मटेरियल कॉस्ट हुई 26,78,000। अब ऑर्डरिंग कॉस्ट देखते हैं। तो त्रैमासिक आदेश पर 4 ऑर्डर ही साल के होंगे और एक ऑर्डर पे कॉस्ट आती है 100 रुपए। तो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट हमारी होगी 400 रुपए। अगला है इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट। अब जो इन्वेंट्री है वो कितनी होगी? 5200 इकाइयां साल भर में कंज्यूम की जाती है। तो ऑर्डर क्वांटिटी कितनी होगी, रीऑर्डर क्वांटिटी कितनी होगी? अब हम ईओक्यू नहीं फॉलो कर रहे हैं, हम जो आपूर्ति करता है उसके प्रस्ताव के अनुसार चलते हैं। तो 5200 इकाइयां अगर एक बार 4 ऑर्डर ही किए जाए साल भर में तो
1300 इकाइयों का ऑर्डर एक बार में करना पड़ेगा। तो कैरिंग कॉस्ट हम देखते हैं, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट देखते हैं, एवरेज इन्वेंट्री को हम मल्टीप्लाई करते हैं कैरिंग कॉस्ट से। तो एवरेज इन्वेंट्री एक बार में अगर 1300 इकाइयां मंगवाई जाती है तो एवरेज इन्वेंट्री हमारी हो जाएगी इसका आधा 650 इकाइयां, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट से। मतलब इस एवरेज इन्वेंट्री को कैरी करने पे हमारी कॉस्ट आती है 20%, एक इकाई के पीछे 20% प्रति वर्ष। तो अब एक इकाई का मूल्य हो गया 515 रुपए, 5 रुपए की छूट मिली है, और 20% 515 का हुआ 103 रुपए। तो अब हमारी जो इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट है वो 103 रुपए है प्रति इकाई, और इकाइयां हैं जो एवरेज इकाइयां हैं 650। अब इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 66,950। इन सब का अगर हम टोटल करते हैं तो टोटल कॉस्ट आती है 27,45,350, और पहले हमारी कॉस्ट आ रही थी 27,14,400। अगर ईओक्यू सिस्टम फॉलो किया जाए, अगर 100 इकाइयों का ही आदेश दिया जाए प्रति आदेश में, तब टोटल कॉस्ट आती है 27,14,400। और अगर ईओक्यू सिस्टम नहीं फॉलो किया जाए, आपूर्तिकर्ता का प्रस्ताव स्वीकार किया जाए जो कि वो कह रहा है कि 4 आदेश ही दे साल भर में, ज्यादा इकाइयों का दे तो मैं 5 रुपए की छूट दे दूंगा प्रति इकाई, तब हमारी टोटल कॉस्ट आ रही है 27,45,350। तो दूसरी स्थिति में जब हम इसका आपूर्तिकर्ता का प्रस्ताव स्वीकार करते हैं तब हमारी टोटल कॉस्ट है 27,45,350, जो कि 27,14,400 से ज्यादा है। इसलिए हमको यह प्रस्ताव नहीं स्वीकार करना चाहिए। हमको जो ईओक्यू सिस्टम हम पहले जो अपना रहे थे, फॉलो कर रहे थे, उसी को हमको कंटिन्यू। एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। एक कंपनी वर्ष में 300 दिन काम करती है, वर्ष में 300 दिन कार्य करती है, और प्रतिवर्ष जो है, प्रतिवर्ष उपभोग इकाइयां हैं, प्रतिवर्ष जो उपभोग की इकाइयां हैं वो 9,000 इकाइयों की आवश्यकता होती है। प्रतिवर्ष उपभोग की इकाइयां 9,000 इकाइयां प्रतिवर्ष उसको आवश्यकता होती है सामग्री की। प्रति इकाई लागत, सामग्री की प्रति इकाई लागत 10 रुपए है, 10 रुपए प्रति इकाई लागत है। आदेश देने की लागत यानी ऑर्डरिंग कॉस्ट, एक आदेश की लागत 45 रुपए है, और जो भंडारण लागत है एक इकाई की औसत स्टॉक की भंडारण लागत वो है 10%। आर्थिक आदेश मात्रा ज्ञात करनी है। ईओक्यू का फॉर्मूला है 2CO/UI का अंडर रूट। यहां पे 2 इंटू सी है कंजम्पशन, एनुअल कंजम्पशन हो गया 9,000 इकाइयां, और ओ है ऑर्डरिंग कॉस्ट, एक आदेश की लागत है 45 रुपए, और यूनिट प्रति इकाई यू कॉस्ट पर यूनिट प्रति इकाई लागत है 10 रुपए, और जो इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट है आई वो है 10%। तो इसको हल करते हैं तो 8,10,000
अपॉन 1, इसका अंडर रूट निकाल लेते हैं, 900 इकाई। तो जो EOQ है हमारा इस क्वेश्चन के अनुसार जो आर्थिक आदेश मात्रा है, एक ऑर्डर में जो इकाइयां मंगवाई जाएंगी वो 900 इकाइयां मंगवाई जाएगी। एक बार में 900 इकाइयों का ऑर्डर किया जाना चाहिए। तो EOQ है 900 यूनिट्स। अभी क्वेश्चन में आगे दिया गया है कि माल आने में लगने वाला समय 10 दिन है। सप्लायर से आपूर्तिकर्ता से माल को आने में लगने वाला समय है 10 दिन। 10 दिन में माल कारखाने तक पहुंच जाता है ऑर्डर देने के बाद, तथा सुरक्षा स्कंद कंपनी द्वारा निर्धारित किया हुआ है 300 इकाइयां। सुरक्षा स्कंद सेफ्टी स्टॉक मिनिमम स्टॉक लेवल ही होता है कि सुरक्षा स्कंद का तात्पर्य है कि इस लेवल से, इस स्टॉक के लेवल से नीचे सामग्री का स्तर नहीं जाना चाहिए, जो कि मिनिमम स्टॉक लेवल के बराबर ही होता है। सुरक्षा स्कंद को हम मिनिमम स्टॉक लेवल भी कह सकते हैं। तो जो मिनिमम स्टॉक लेवल है सुरक्षा स्कंद कंपनी द्वारा निर्धारित किया हुआ है 300 इकाइयां। अब हमको ज्ञात करने हैं रीऑर्डर लेवल। EOQ हमने ज्ञात कर लिया, ROL हमको ज्ञात करना है। सुरक्षा स्कंद मिनिमम स्टॉक लेवल के बराबर होता है, ठीक है। तो अब हमको ROL ज्ञात करना है। ROL में से जब नॉर्मल कंजम्पशन होता है, कारखाने द्वारा जब नॉर्मल कंजम्पशन कर लिया जाता है, तो जो नॉर्मल कंजम्पशन माइनस होने के बाद जब तक नई सामग्री, जो आदेश दी हुई सामग्री है, वो नहीं पहुंच जाती कारखाने तक, तब तक जो स्टॉक का लेवल हो जाता है वो सुरक्षा स्कंद के बराबर होता है, मिनिमम स्टॉक लेवल के बराबर होता है। तो यहां पे हम देखते हैं कि नॉर्मल कंजम्पशन कितना है। नॉर्मल कंजम्पशन प्रतिदिन कितना है? सामान्य उपभोग या नॉर्मल कंजम्पशन जो है हमारा 9000 इकाइयां साल भर की हैं, और एक साल में 300 दिन काम होता है, एक वर्ष में 300 दिन काम होता है, और वार्षिक उपभोग है 9000 इकाइयां। तो एक दिन में 10 इकाइयों का उपभोग होता है। नॉर्मल कंजम्पशन जो हमारा है प्रतिदिन वो है 30 इकाइयां। 9000 को 300 से डिवाइड किया तो 30 इकाइयां। तो 30 इकाइयों का सामान्य उपभोग होता है प्रतिदिन, और आपूर्तिकर्ता से माल को आने में लगने वाला समय है 30 दिन। तो ROL होगा हमारा यहाँ पे लीड टाइम। जब सेफ्टी स्टॉक दिया हुआ होता है तो ROL का सूत्र चेंज हो जाता है, लीड टाइम इनटू नॉर्मल यूजेज या नॉर्मल कंजम्पशन रेट प्लस सेफ्टी स्टॉक। यानी कि सेफ्टी स्टॉक बचेगा जब नॉर्मल कंजम्पशन रेट से जब तक माल सामग्री पहुंच नहीं जाती, जब माल पहुंच जाएगा तब जो स्टॉक रहेगा वो सेफ्टी स्टॉक रहेगा। तो यहां पे लीड टाइम हमारा है 10 दिन। आपूर्तिकर्ता से माल को आने में लगने वाला समय है 10 दिन, और इन 10 दिनों में जो नॉर्मल कंजम्पशन है प्रतिदिन है 30 इकाइयों का है, वो उस 30 इकाई के हिसाब से कंज्यूम कर लिया जाएगा। और यहां पे सुरक्षा स्कंद है 300 इकाइयां। तो जब हमको क्वेश्चन में सुरक्षा स्कंद दिया हुआ हो जो कि मिनिमम स्टॉक लेवल के बराबर है, तब ROL ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला चेंज हो जाता है। ROL ज्ञात करने के लिए तब फॉर्मूला होता है लीड टाइम इनटू नॉर्मल यूजेज रेट प्लस सेफ्टी स्टॉक। तो यहाँ पे लीड टाइम 10 दिन का था, नॉर्मल यूजेज है वो 30 इकाइयां प्रतिदिन है, 9000 इकाइयां वार्षिक उपभोग होती हैं, 300 दिन काम होता है, इसलिए प्रतिदिन 330 इकाइयों का उपभोग होता है, और इसमें हम सेफ्टी स्टॉक ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा ROL होगा 300, जो कि नॉर्मल कंजम्पशन होगा जब तक माल नहीं पहुंच जाता, और उसके बाद जब माल का ऑर्डर करने के बाद 300 इकाइयों का उपभोग हो जाता है, और 300 इकाइयां सेफ्टी स्टॉक के रूप में रखनी है, तो हमारा ROL जो है वो होगा 600 इकाइयां। ROL से मतलब इतना ही है कि उस ROL ये स्तर है
सामग्री का वो स्तर है जब से अगर कंजम्पशन होता है उस स्तर के बाद अगर कंजम्पशन होता रहे तो माल सुरक्षा स्तर से नीचे उसका स्तर मिनिमम स्टॉक लेवल से उसका स्तर नीचे नहीं जाना चाहिए। तो 300 इकाइयां तो रहेगी और जो प्रतिदिन उपभोग की दर 30 इकाइयां हैं और 10 दिन लगते हैं माल को आने में, तो 300 इकाइयां हमको एक्स्ट्रा रखनी पड़ेगी। इन 300 इकाइयों का उपभोग इन 10 दिनों में हो जाएगा और इन 300 इकाइयों का उपभोग होने के बाद जो बचता है सुरक्षा स्तर वो 300 इकाइयां बची रहनी चाहिए। इसलिए इस 300 में ये सेफ्टी स्टॉक जोड़ा गया है। तो टोटल हमको आरओएल रखना है 600 इकाइयों का, लीड टाइम इनटू नॉर्मल यूजेज रेट प्लस सेफ्टी स्टॉक। तो यहां पे आरओएल है 600 इकाइयां। ये इसका वैकल्पिक सूत्र है, ये याद रखना है अगर सुरक्षा स्तर दिया हुआ हो क्वेश्चन में। इसके बाद हमको ज्ञात करना है अधिकतम स्टॉक स्तर, यानी कि मैक्सिमम स्टॉक लेवल। मैक्सिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला भी यहां पे चेंज हो जाएगा। मैक्सिमम स्टॉक लेवल ये होगा कि जब नया माल जो ऑर्डर दी हुई सामग्री जब स्टोर्स डिपार्टमेंट के पास आई तब उसके पास कितना माल बचा हुआ था जो कि सुरक्षा स्कंद या मिनिमम स्टॉक लेवल के बराबर है, उतना ही माल बचा हुआ था। तो सेफ्टी स्टॉक जो था उसमें जो नया माल आके नई सामग्री आके और ऐड हो जाती है जो कि ईओक्यू के बराबर होती है। हम प्रत्येक बार ईओक्यू जो हमारी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है उसी का हम ऑर्डर करते हैं, प्रत्येक ऑर्डर में प्रति आदेश में यही ऑर्डर किया जाता है। तो सेफ्टी स्टॉक में ये ईओक्यू आके ऐड हो जाती है। तो सेफ्टी स्टॉक हमारा है 300 इकाइयां और ईओक्यू जो है वो है 900 इकाइयां। तो जब हमने ऑर्डर किया तो 300 इकाइयां हमारे पास बची हुई थी स्टॉक में सुरक्षा स्कंद के रूप में, और जो नया माल आया वो 900 इकाइयों का आया, तो ये इसमें ऐड हो गया। और उसके बाद जो स्तर था वो बढ़ के इकाइयां 1200 इकाइयां हो गई और यही किसी भी दिन अधिकतम स्तर हो सकता है स्टॉक में सामग्री का। तीसरा हम याद करेंगे मिनिमम स्टॉक लेवल। मिनिमम स्टॉक लेवल जैसा कि इस क्वेश्चन में हमको सेफ्टी स्टॉक दिया हुआ है, तो मिनिमम स्टॉक लेवल सेफ्टी स्टॉक के बराबर ही होता है। तो मिनिमम स्टॉक लेवल यहां पर 300 इकाइयां ही है। औसत स्टॉक स्तर, तो औसत स्टॉक स्तर के लिए हम क्या करते हैं, एवरेज स्टॉक लेवल के लिए हम मैक्सिमम और मिनिमम दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो यहां मैक्सिमम स्टॉक लेवल है 1200, मिनिमम स्टॉक लेवल है 300, इसको 2 से डिवाइड कर दिया हमने, तो 750 इकाइयां 750 यूनिट्स जो है वो हमारा एवरेज स्टॉक लेवल है।